बच्चों, सेट 1 का वीडियो आप 2-3 दिन पहले हम जो लॉन्च किए थे बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा, बहुत अच्छा व्यूज़ भी उसमें गया। अभी भी बहुत सारे बच्चे अगर फर्स्ट सेट को नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप ज़रूर वहाँ से देख लें। और आज हम लोग, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आज हम आपको सेकेंड सेट यानी सेट नंबर 2 फिजिक्स का सेट नंबर 2 लेने जा रहे हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार सेट 1 को हम लोगों ने सॉल्व किया, सॉल्व एक्सप्लेनेशन के साथ जो सॉल्व किए हम लोग, ठीक उसी प्रकार आज हम लोग सेट 2 को भी जितने भी क्वेश्चंस आपके सेट में दिया हुआ है वो सारा एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, क्योंकि हमने पहले भी आपको बता चुका कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर ने आंसर तो डाला बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया। पहला पॉइंट, बहुत किसी ने एक्सप्लेनेशन नहीं किया। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सप्लेनेशन भी किया, बहुत सारे ने आंसर भी दिया, तो उसमें से बहुत सारा डाउटफुल आंसर था, वो बहुत कोई गलत भी बताया है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने जो ये काम, हम लोग जो सेट का पूरा सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, इसको पूरे बारीकी से समझना है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे 5 सेट से ही आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जो एग्जाम होने वाला है S1 का, उसमें इसी 5 सेट में से मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर आपको करेक्ट आना चाहिए। इसीलिए मैं गौरी शंकर, लेक्चरर ऑफ पीकर मेमोरियल कॉलेज, आपके सामने सेट 2 को सॉल्यूशन लेने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। ये सबको पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को। तो क्वेश्चन 1 जो है, 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट ए डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर। इसके बाद कॉमा है, तो पहले कॉमा से पहले क्या क्या बोला इसको ध्यान से सुनिएगा। 2 चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, हम लोग 2 चार्ज को लेंगे, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि Q1 को भी Q मान ले और Q2 को भी Q मान लेंगे। दोनों के बीच का सेपरेशन अगर R है और उस पर फोर्स लग रहा है F, तो कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मीन्स दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम बोला है, इसीलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाय R स्क्वायर। देन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। यहां पे हम क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। इसके बाद सेकंड बोला है, उस कॉमा के बाद क्वेश्चन क्या बोला है सुनिए ध्यान से। बोला इफ द चार्जेस आर हाफ्ड, बोला है कि अगर हम चार्ज को हाफ कर देंगे, ठीक है, दोनों चार्ज को अगर हम हाफ कर देंगे। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोला है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, तो उस समय डिस्टेंस जो होगा वो डबल हो जाएगा। तो क्या बोला है, देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज, तो उस समय न्यू फोर्स कितना होगा। बच्चों हम यहाँ पे डैश डैश का यूज कर रहे हैं क्योंकि पहले हम Q1 Q2 ले चुके हैं। तो देन न्यू फोर्स अगेन वी कैन यूज कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डैश Q2 डैश बाय R डैश टू दी होल स्क्वायर। देन फाइनली F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज हाफ, दूसरा चार्ज भी हाफ, और रेडियस कितना, तो 2R का होल स्क्वायर। सॉल्व अगर हम लोग करते हैं इसको बढ़िया से, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बाय 4 टू द होल 4R स्क्वायर। जब इसको हम लोग अच्छे तरीके से और आगे जाके सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बाय, ये 4 नीचे आएगा तो 4 नीचे आएगा और पहले से 4 है, 16 का R स्क्वायर। देन F इज इक्वल टू 1/16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए,
1/4πε0 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग लेंगे इतना इज इक्वल टू एफ लिख सकते हैं, यानी सब पे एफ डैश पहले लगाइए क्योंकि एफ डैश हम लोग लेट किए हैं। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाय 16, यानी एफ बाय 16 जो आंसर जिसमें दिया है वही आंसर होगा, यानी कि 1 का जो आपका आंसर होगा द राइट आंसर इज डी। आप इसको ध्यान से देखिए, कहीं पे कोई भी दिक्कत हो, एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपका लेवल इसी टाइप से रहेगा। बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है अभी देखेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि यहाँ पे ध्यान से समझना है, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और चार्ज का हो गया कूलाम, देन फाइनली न्यूटन पर कूलाम। जो इसका ऑप्शन में जो दिया है वही आपका आंसर होगा, यानी कि इसमें आंसर पहला दिया है ए में कूलाम, बी न्यूटन, सी वोल्ट और डी में दिया है डी इज द राइट आंसर न्यूटन पर कूलाम। बच्चों नंबर 2 आप अच्छे तरीके से देखिए, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें, अदरवाइज कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है इसको ध्यान से समझिए। बोला कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस, बोला है ए नेट फोर्स ए टॉर्क, सी नंबर बोला है बोथ ए नेट फोर्स एंड टॉर्क, और डी नंबर बोला है नाइदर ए नेट फोर्स नॉर ए टॉर्क। देखिए बच्चों इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डाइपोल के जब भी केसेस लेते हैं, आप का फिजिक्स का नोट्स में ये जरूर होगा, आप इसको गौर से देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे ना एक चार्ज प्लस क्यू लेते हैं, एक चार्ज माइनस क्यू लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं। तो फाइनली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जो डाइपोल का केस होता है उसमें जनरली हम लोग निकालते हैं टॉर्क। क्या निकालते हैं हम लोग? टॉर्क। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क ही क्यों निकालते हैं? क्योंकि यहाँ पे रोटेशन होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, दो चार्ज के बीच में जो रोटेशन होता है उसके कारण क्रिएट क्या होगा? तो टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जबकि यहाँ पे फाइनली हमको पूछा है कि क्या होता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा टॉर्क, इसलिए इसका जो 3 का आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है और इसको हम यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है 1 वोल्ट इक्वल्स टू, 1 वोल्ट जो है वो किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 जूल के बराबर, ऑप्शन नंबर बी 1 कूलाम बाय 1 जूल, ऑप्शन सी 1 जूल बाय 1 कूलाम, और ऑप्शन नंबर डी 1 जूल कूलाम। देखते हैं ये रिलेशन एक होता है, आप लोग पढ़े होंगे, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन होता है U इज इक्वल टू क्यू इंटू भी, U इज इक्वल टू क्यू इंटू भी। अब यहां पे देखिए हमको वोल्ट बोला है तो इसको थोड़ा क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद V इज इक्वल टू यू बाय क्यू हो जाएगा, क्योंकि 1 वोल्ट, वोल्ट किसका यूनिट होगा? तो पोटेंशियल का। तो हम यहाँ पे 1 वोल्ट लिखेंगे इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी का यूनिट होगा 1 जूल और चार्ज का यूनिट होगा 1 कूलाम, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू आपका द राइट आंसर होगा 1 जूल कूलाम टू द पावर -1। तो जो आंसर है यानी कि बाय में दिया हुआ है 1 जूल बाय 1 कूलाम, तो द राइट आंसर इज, आप इसको भी ले सकते हैं और इसको भी एक ही चीज है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी इजी है बट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ ही देता है, रिपीट कर ही देता है। इससे पहले भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो एग्जाम हुआ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बैंक उठाएंगे तो वहां पे भी
ये क्वेश्चन पूछा था कि 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, तो 1 वोल्ट जो होगा वो 1 जूल बाय 1 कूलाम के बराबर होगा। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखना है, उससे पहले बोर्ड साहब। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझना है। 5 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन बोलता है कि इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस ए नंबर इंक्रीज, बी नंबर डिक्रीज, सी नंबर रिमेन सेम और डी नंबर बिकम 0। बच्चों ये क्वेश्चन सेट नंबर 1 में आपको सेट नंबर 1 में इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। आप इजी स्टडी जो आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, इसी वीडियो में आपको ये सेट नंबर 2 चल रहा है, आप सेट नंबर 1 में जाकर क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन को प्राप्त कर सकते हैं। सेट नंबर 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हालांकि हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। 5 का जो आंसर होगा वो आंसर है ए, यानी कि जब भी कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट में तो वो इंक्रीज करता है, के टाइम्स इंक्रीज करता है। उसका एक्सप्लेनेशन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 में इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन है आप इस पे इंपॉर्टेंट जरूर लगा लीजिए, ये एग्जाम में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, फ्री स्पेस में यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है। तो बच्चों ये आप कूलाम्स लॉ में ही पढ़े होंगे, 8.854 इंटू 10 टू द पावर 12 नहीं -12 कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको बहुत ही बारीकी से समझ लीजिए, ये वैल्यू कैसे कैसे क्या काम करता है। आप कूलाम्स लॉ के फॉर्मूला से भी जाकर इसको आराम से निकाल सकते हैं, सारे मैथमेटिकल वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं। ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसका आपका राइट आंसर होगा ए नंबर। आप इसको फिर से समझिए, एप्सिलॉन नॉट का जो मैथमेटिकल वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो राइट ऑप्शन है ए नंबर। बाकी सब गलत है, आप इसको बढ़िया से देखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में आने लायक है। क्वेश्चन नंबर 7, समय को कम लेते हुए ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, किसी भी रीजन में अगर पोटेंशियल कांस्टेंट आ जाए तो बोला कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बी नंबर बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, सी नंबर बोला है देयर कैन बी चार्ज इनसाइड द रीजन, और डी नंबर बोला है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड शैल नेसेसरली चार्ज इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द रीजन। तो सबसे पहले ना हम लोग पोटेंशियल और फील्ड के बीच का रिलेशन समझेंगे, तब ना इस पे पता चलेगा ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इसका जो फेमस रिलेशन है E इज इक्वल टू -dB/dr, और यहां पे क्या बोला है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। बच्चों ध्यान से समझिए, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, और अगर पोटेंशियल 0 है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो E इज इक्वल टू 0 होगा। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट कर लीजिए कि पोटेंशियल अगर कांस्टेंट हो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, पोटेंशियल अगर 0 हो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, यानी कि आपका द राइट आंसर होगा बी, यानी 7 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्वेश्चन नंबर में क्या बोला है इसको ध्यान से समझिए। विच वन इज द नॉट करेक्ट, यहां पे नॉट करेक्ट बोला है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नॉट करेक्ट बोला है। नॉट करेक्ट
एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हम ऑप्शन से बनाते हैं। ए नंबर बोला है हाफ सी बी स्क्वायर, बी नंबर बोला है क्यू स्क्वायर बाई 2c, सी नंबर बोला है 1/2 क्यू भी, और डी नंबर बोला है क्यू भी स्क्वायर। बोला है कि नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सही नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम कैपेसिटर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन करवाए हैं। जो भी मेरे पास पढ़ा उसका नोट कॉपी में बहुत अच्छा ये नोट बना हुआ है। आप भी कहीं फिजिक्स पढ़ेंगे वहां भी नोट कॉपी चेक कीजिए। ये तीनों यानी कि एनर्जी स्टोर्ड का ये तीनों रिलेशन होता है। इसमें से जो नहीं होता है वो है डी नंबर, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 8 का वो राइट ऑप्शन होगा डी नंबर। तो इसको अच्छे तरीके से लिखिए, इसको अच्छे तरह से कॉपी कीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट करें, हम इधर से आपको जरूर कोशिश करेंगे भेज देने के लिए नोट्स। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोला SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, फ्लक्स का यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स इज डिनोटेड बाय 5 एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय 5e। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बोला है न्यूटन पर कूलाम, बी बोला है जूल पर कूलाम, सी बोला है न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, और डी नंबर बोला है न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो वेक्टर E इंटू ds, वेयर ds इज एरिया वेक्टर। और अभी हम आपको बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलाम इंटू ds का मीटर स्क्वायर, यानी फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होगा न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन में दिया है जिस ऑप्शन में वही राइट होगा, या न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये आपका जो आंसर दिया हुआ है वो सी नंबर में दिया हुआ है। द राइट आंसर इज सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर में क्या बोला है, बोला है एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस विल बी। बोला है कि आपके पास एक क्यूब है, ध्यान से समझिए और इस क्वेश्चन में जरूर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। एक क्यूब है आपके पास, उस क्यूब के एक फेस में चार्ज दिया हुआ है Q। तो बोला है एक फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों हमेशा जान लीजिए कि जब भी एक फेस के लिए बोलेगा, किसी भी क्यूब में नंबर ऑफ फेस होता है 6। तो अगर एक फेस के लिए फ्लक्स निकालने के लिए बोले तो फॉर्मूला होता है इनक्लोज चार्ज बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर एक फेस के लिए निकालने के लिए बोले तो 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे कि n नंबर ऑफ मान लीजिए कोई शेप है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, थोड़ा सा हम ऐड करना चाहेंगे तो n से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है जो आपको आपके कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करेगा। इसको फिर से समझिए। एक क्यूब है जिसके एक फेस पे Q चार्ज है, तो हाउ मेनी फ्लक्स देन इनक्लोज चार्ज बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा आंसर होगा, तो इसका जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, अच्छा ये ना हम आपको 11 नंबर बता दिए, 1 मिनट, ये 11 नंबर कर लीजिए, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अब हम बैक 10 नंबर में आते हैं, थोड़ा स्किप हो गया कोई बात नहीं, फिर से हम 10 नंबर में आते हैं। ये जो क्वेश्चन हम आपको पढ़े तो वो 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। बोला कि द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉसेस लॉ इज कॉल्ड। बोला है कि द सरफेस कंसीडर्ड गॉस लॉ किस टाइप का सरफेस कंसीडर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ए नंबर बोला है क्लोज सरफेस, बी नंबर बोला है स्फेरिकल सरफेस, सी नंबर बोला है गोसाइन सरफेस, और डी नंबर बोला है प्लेन सरफेस। तो बच्चों हमेशा याद रखिए कि गॉसेस लॉ जो होता है, गॉसेस लॉ हमेशा गोसाइन सरफेस को वो कंसीडर करता है। इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन दिया है कि 10, अभी हम इसको पूरा एक लाइन में बना के आपको पढ़ दे रहे हैं। द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉसेस लॉ इज कॉल्ड गोसाइन सरफेस। द राइट आंसर इज सी। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर हो गया और ये आपका 11 नंबर हो गया। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं।
12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझिए। ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, ऑप्शन नंबर ए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी, सी नंबर इंसुलेटर और डी बोला है बोथ ए एंड बी। तो बच्चों ओम्स लॉ जो फॉलो करता है, ओम्स लॉ हमेशा कंडक्टर पे फॉलो करता है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर जो होता है ये नॉन ओमिक कंडक्टर उसको फॉलो करता है, यानी कि 12 नंबर का आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय अ कंडक्टर, आंसर होगा अ कंडक्टर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी varies with the intensity of electric field as per the relation। इन चारों में से कौन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये वेरी करेगा? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत है तो आप यहां पे ध्यान से देखिए। Vd इज इक्वल टू ई टाउ बाई ई टाउ बाई एम। इसको ध्यान से चीज को समझना है कि यहां पे क्या क्या दिया हुआ है। वेयर इज इलेक्ट्रॉन, कैपिटल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ, टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। कंडक्टर के बीच में दो इलेक्ट्रॉन को टकराने में जो टाइम लगता है, दिस टाइम इज नॉन एज रिलैक्सेशन टाइम। और उस कंडक्टर में मौजूद इलेक्ट्रॉन का ये मास दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर वेरी कर रहा है, तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन और मास तीनों कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी ऑप्शन नंबर डी, डी नंबर ऑप्शन में दिया है Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, देन द राइट आंसर इज डी। एंड क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से समझिएगा। यूं तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हम सेट नंबर 1 में आपको दे चुके हैं, फिर से क्वेश्चन आ चुका है और यहां पे सिंगल पूछा है, तो दोनों सेट नंबर 1 में क्रिचॉफ्स लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है वो भी इंपॉर्टेंट है, सेट नंबर 2 में जो क्वेश्चन पूछा है वो भी इंपॉर्टेंट है। सेट नंबर 2 को हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? क्रिचॉफ्स जॉनसन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। क्रिचॉफ्स का जो जॉनसन रूल है, जॉनसन रूल का दूसरा नाम, जॉनसन रूल का जो दूसरा नाम है वो है करंट रूल, करंट रूल, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिचॉफ्स फर्स्ट रूल। बच्चों ध्यान से समझिए, जिसमें क्रिचॉफ्स का फर्स्ट रूल में होता क्या है? द सम ऑफ इंटरिंग इन अ करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि जब फाइनल निकालेंगे सम ऑफ आई इज इक्वल टू 0। और इस केस में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज काम करता है। द राइट आंसर इज बी। आपका पहला दिया है द कंजर्वेशन ऑफ, ए में मास नहीं हो सकता है, बी नंबर में चार्ज होगा, सी नंबर में एनर्जी नहीं हो सकता है। एनर्जी किसमें होता है? क्रिचॉफ्स का सेकंड रूल, जिसको लूप रूल और वोल्टेज रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वही क्वेश्चन आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में वही दिया जो हम बी सी नंबर डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि लूप रूल, देखिए लूप रूल का दूसरा नाम वोल्टेज रूल, वोल्टेज रूल, इसी का एक और नाम जो फेमस नाम है सेकंड, क्रिचॉफ्स सेकंड रूल। इसमें क्या होता है? द सम ऑफ v इज इक्वल टू 0, और इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें ये जो बेस्ड होता है क्रिचॉफ्स का सेकंड रूल, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और 14 नंबर में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। तो ये दोनों क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, क्योंकि ये छोटा है मगर इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ में इंपॉर्टेंट भी करते जाइए, ताकि क्या होगा कि आपके पास जैसे डेट अनाउंस होगा, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होगा, उसमें भी आपको सेलेक्टेड ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको ध्यान से समझिएगा। और बहुत ऐसा सेट हमने खुद YouTube के बहुत सारे वीडियो को देखा, जो बहुत सारे चैनल्स इस सेट को लॉन्च किया, उसमें से हमने मैक्सिमम में देखा
कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर गलत दिया हुआ है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया कौन कौन सा आंसर वहां पे गलत वो लोग बताया, तो क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन, देखिए रेसिस्टेंस नहीं बोला है, रेसिस्टिव बोला है, रेसिस्टिविटी जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जो होता है ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और अगर यहां पे रेसिस्टिविटी ना होकर रेसिस्टेंस होता, ध्यान से समझिएगा, ओनली रेसिस्टेंस होता तो आपका आंसर हो जाता ए और बी। लेकिन यहां पे जैसा क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार रेसिस्टिविटी है, इसीलिए कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। द राइट ऑप्शन इज सी, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, इसको ध्यान से समझा जाए। 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एन सेल ईच ऑफ ईएमएफ ई, एन नंबर ऑफ सेल है जिसमें ईएमएफ ई है, ईएमएफ बोला है, हेडिंग डाल देते हैं हम एन सेल, इसमें ईएमएफ ई है और इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना दिया है जी, तो आर दिया हुआ है। और बोला है कि ये पूरा जो एन सेल है इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल, देन द टोटल ईएमएफ, ध्यान से समझिए, टोटल ईएमएफ कितना होगा। टोटल ईएमएफ को ही दूसरा नाम बोलते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ, जो आपका होगा ई। और अगला बोला है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, जो इसका राइट आंसर होगा आर बाई एन। देखिए ये कैलकुलेशन का चीज है, ये कैसे हो गया डायरेक्ट ई, कैसे हो गया आर बाई एन, तो आपको कैलकुलेशन से ही ये पता चलेगा, बट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, हम इसका द राइट आंसर हम आपको सेंड कर दें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और नहीं तो फिर ये आप जहां भी पढ़ेंगे वहां भी आप नोट्स को देख सकते हैं, वो सर का नोट्स अगर आपको बताया है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसको अच्छे तरीके से समझिए फिर से एक बार। एन सेल का, एन सेल, एन नंबर ऑफ सेल है, उस सेल का वैल्यू दिया हुआ ई, इंटरनल रेसिस्टेंस आर, और उस सेल को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो टोटल ईएमएफ होगा ई और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा आर बाई एन। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, इसको ध्यान से समझिए। द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन इज, नंबर ए, देखिए रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय जब भी होता है, ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो नियरली इंडिपेंडेंट, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, ये इसको आप हमेशा याद रखिएगा। द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जब हम कोई रेसिस्टर को जोड़ते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होगा, मान लीजिए हम दो रेसिस्टर लेते हैं, इफ टू रेसिस्टर, अगर हम दो रेसिस्टर लेते हैं उसको पैरेलल में जोड़ते हैं, तो आप लोग भी इस चीज को भली भांति जानते होंगे क्योंकि आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, हमको 1/R इक्विवेलेंट नहीं बोला है, आर इक्विवेलेंट, यानी कि बोला है कि उस समय जब हम दो रेसिस्टर को जोड़ेंगे तो पैरेलली कितना होगा, तो पैरेलली कितना होगा इसको हम लोग देखते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जब भी हम लोग इसको फाइंड करेंगे, चलिए थोड़ा सा और बेसिक हम ले लेते हैं, एक दो लाइन और बढ़ा देते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा और एक दो लाइन बढ़ा देते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, R1 इंटू R2 ऐड करेंगे तो R2 प्लस R1। और जब भी हम लोग इसको ना R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये भी वैल्यू चेंज करेगा, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। यहाँ पे एक चीज बहुत ही बारीकी से समझना है कि जब हम इसको
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो जोड़ देखना है, मल्टीप्लाई नहीं देखना है, जोड़ देखना है, ये दोनों आपस में कैसा है। तो ये जब भी क्या होगा कि जब भी हम लोग इसके वैल्यू को अगर हम कुछ भी देंगे, मान लीजिए कि अगर हम R1 को कुछ नाम R1 का कुछ वैल्यू देते हैं, R2 को कुछ भी वैल्यू, दोनों को सम करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो R इक्विवेलेंट क्या होगा, घटेगा। इसका वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये घटता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम दो पैरेलल को यानी दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा द राइट ऑप्शन इज बी, और वहां पे वो डिक्रीज करेगा। एकदम इसको डायरेक्ट याद रखिए कि ये हमेशा घटेगा। तो द क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसको यहां पे समझना है। इन व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, इसको डायग्राम से समझिए। जनरली हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को क्यों यूज करते हैं, तो अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये आपका राइट डायग्राम हो गया, ये जो डायग्राम हुआ वो राइट डायग्राम हुआ। हम लोग यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाए, यहाँ पे एक सेल लगा दिए। बोला है क्वेश्चन कि अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, तो ध्यान से समझना है कि इंटरचेंज करने पे क्या फायदा होगा, इसके सर्किट पर क्या परिवर्तन होगा। यानी सेल अब यहां पे लगा दो और यहां पे जहां सेल लगाता वहां गैल्वेनोमीटर लगा दो। तो हमेशा याद रखना है बच्चों, R1, R2, R3, R4 जैसे ही ये बैलेंस करेगा, R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, गैल्वेनोमीटर पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, जिसके कारण ये जीरो हो जाता है, ये पूरा जीरो हो जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा, R1, R2, R3, R4, यानी R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। इस फॉर्मूला का मतलब ही हुआ कि आपका जो गिवन सर्किट है वो बैलेंस है, और जब बैलेंस होता है चारों अननोन रेसिस्टेंट तो बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए आप यहाँ पे सेल लगाइए, गैल्वेनोमीटर जगह में सेल लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, इसके इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि द राइट आंसर इज 20 का सी, कोई इफेक्ट नहीं, नो चेंज, नॉट चेंज यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, तब तक हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ताकि समय थोड़ा बचेगा, क्योंकि लंबा वीडियो ताकि ना जाए। द नेचर ऑफ पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करंट आर। देखिए ये सेट नंबर 1 में भी क्वेश्चन था और सेट नंबर 2 में भी है, लेकिन वहां पे पैरेलल है और एंटी पैरेलल, या वहां पे सिर्फ पैरेलल है और यहाँ पे पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों दिया हुआ है। देखिए बोला कि जब पैरेलल होगा, दोनों पे करंट मान लीजिए पैरेलली पास करता है, तो हम आपको सेट नंबर 1 में बता चुके हैं कि ये आपस में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और अगर ये करंट का फ्लो करने का डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो जाए तो ये हमेशा रिपील करेगा। तो जो ऑप्शन है वही होगा, यानी कि ए नंबर बोला है पैरेलल करंट रिपील, नहीं हो ही नहीं सकता है। बी नंबर बोला है पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट रिपील, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 22 बोला है चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ वेलोसिटी v in a uniform magnetic field B. If velocity of charge particle is double and a strength of magnetic field is half, then radius becomes, एकदम ध्यान से समझना, बोला है कि एक चार्ज पार्टिकल है, जो एक चार्ज पार्टिकल इसका वेलोसिटी v है और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब घूमेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा mv बाय qb। फिर क्वेश्चन बोला है कि अगर हम उस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी को डबल कर दें और मैग्नेटिक फील्ड को आधा कर दें, हाफ कर दें,
तो नया रेडियस कितना होगा। तो नया रेडियस निकालने का फॉर्मूला बच्चों ध्यान से समझिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम वही लेने जा रहे हैं। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मास किसी भी चार्ज पार्टिकल का चेंज नहीं करता, इसलिए m यहाँ m ही होगा। इसको हम 1 मान लेते हैं। जहां v डैश है वहां 2 भी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर क्या है q इंटू बी, जहां पर है वहां पे b/2 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये जो b/2 है 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 जा 4 mv/qb, यानी r डैश इक्वल टू 4 mv/qb। और जहां पर r डैश इक्वल टू mv/qb है वहां पे इक्वेशन 1 से r लिख सकते हैं, यानी कितना टाइम्स ये रेडियस कितना टाइम्स हो रहा है। तो रेडियस द राइट आंसर इज बी, 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। इसको अच्छे तरीके से समझिए, अच्छे से देखिए। कोई डाउट होगा जरूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करते रहिए। और ये कभी नहीं सोचिए कि वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, वीडियो लंबा जरूर जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन इसको बारीकी से देखिए, समझिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि यहीं से आपका S1 का एग्जाम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, इसको ध्यान से समझिए। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो होगा वो होगा वेबर। क्वेश्चन नंबर 24, यानी 23 का जो राइट आंसर है 23 का वो डी नंबर होगा। अब 24 नंबर ध्यान से समझिएगा। बोला है साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट, ए नंबर इलेक्ट्रॉन, बी नंबर न्यूट्रॉन, सी नंबर पॉजिटिव आयंस, डी नंबर नॉन ऑफ दिस। इलेक्ट्रॉन जो साइक्लोट्रॉन जो है बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। साइक्लोट्रॉन में हमेशा पॉजिटिव आयंस ही एक्सेलरेट करता है, पॉजिटिव आयंस ही एक्सेलरेट करेगा, यानी कि द राइट आंसर इज सी। याद रखिएगा, किसी भी साइक्लोट्रॉन में पॉजिटिव आयंस एक्सेलरेट करता है, यानी पॉइंट यानी कि 24 का सी नंबर द राइट आंसर। 25 नंबर ध्यान से समझिएगा। 25 नंबर बोला है द मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड आपका बी दे दिया है, एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज। देखिए एक रिलेशन आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोग सेंटर पे फॉर्मूला निकालते हैं तो म्यू नॉट इंटू I/4R, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड से किसका प्रोपोर्शनलिटी है, यानी रेडियस से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कौन सा दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। बी ऑप्शन है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो 25 का जो राइट आंसर होगा, 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये बी नंबर ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से समझिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बोला है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज डबल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन द कंडक्टर्स। बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज डबल। देखिए तो सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर का जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाई डी। अब क्वेश्चन बोला है, यानी कि ये किसके लिए, इसका फिगर समझ लीजिए। अभी इसका डिस्टेंस है d, ठीक है, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब बोला इसका डिस्टेंस को हम बढ़ा देंगे। अब जो है इसका डिस्टेंस को हम यहाँ पे बढ़ा दिए, यानी कितना बढ़ा दिए, तो डबल कर दिए। चलो भाई डबल कर देते हैं, तो नया फोर्स कितना होगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाय 2d हो जाएगा, यानी कि कितना टाइम्स बढ़ाएगा। इक्वेशन नंबर इसको 1 मानते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई जहां पे d है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, f, यानी f डैश इक्वल टू f बाई 2 टाइम्स क्या किया, बढ़ा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 26 का बी नंबर। बोला है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन द कंडक्टर्स।
तो कंडक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नया कंडक्टर्स का जो फोर्स होगा वो F/2 होगा, जो ऑप्शन दिया हुआ है बी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है इसको ध्यान से समझिए, अभी जगह है इधर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला इसको देखिए ध्यान से। 27 नंबर बोला है ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो टॉर्क, टॉर्क वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, नो फोर्स, एक मिनट, ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स वाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो फोर्स जीरो कब होगा। देखिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू बी भी साइन थीटा, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो पैरेलल है, पैरेलल मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब यहां पे पुट करेंगे 0 डिग्री तो एफ का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो किस केस में 0 होगा, जब 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 चार्ज पार्टिकल, जब मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो, तो आपस में पैरेलल हो, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल कैसा मूव करेगा, पैरेलल मूव करेगा, तभी इसका पॉसिबल है फोर्स का 0 होना। यानी 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पढ़ने जा रहे हैं। ये 28 नंबर क्वेश्चन सेट नंबर 1 में दिया हुआ है। जो बच्चा सेट नंबर 1 नहीं देखा है मेरा वीडियो, वो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हो, उसका लिंक वो दिया हुआ है वहां पे, आप उसको आराम से जाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक। तो जियोग्राफिक पे हमेशा जो राइट आंसर बी साउथ से नॉर्थ होता है। ये हम सेट नंबर 1 में भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है इसको ध्यान से समझिए। 29 बोला है द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज। देखिए एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आपका पूरा डिफिनेशन है। किसका डिफिनेशन है, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का जो डिफिनेशन है वही इसका क्वेश्चन बना के आपको एग्जामिनर यहां पे दे दिया है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो ए नंबर दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या नया चीज है, कुछ नया चीज नहीं है, इसमें डिफिनेशन दे दिया, बोला इनमें से कौन सही है, तो डिफिनेशन जिसमें सेटिस्फाई होगा वही सही है। यानी 29 नंबर का ए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का डिफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज। देखिए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो अर्थ पे प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, प्लेस टू प्लेस, यानी कि वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। डी नंबर। देखिए ए नंबर क्या बोला, कांस्टेंट एवरीवन। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहता है, प्लेस टू प्लेस चेंज करता है। 0 एवरीवन, ये तो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। हैविंग वेरी हाई वैल्यू, हाई वैल्यू कहां पे होगा, सरफेस पर डिपेंड करेगा, जहां पे सरफेस जैसा होगा वहां पे वैल्यू वैसा होगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा, कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा 30 का डी। अब हम लोग 31 पे आते हैं, बस थोड़ा सा और है बच्चों, खत्म हो जाएगा, थोड़ा बने रहिए चैनल के साथ। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजेंटल कंपोनेंट, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप। देखिए एंगल ऑफ डीप का जो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू BV बाई BH। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला वर्टिकल कंपोनेंट जो है √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का है। यानी BV जहां पर है tan थीटा, जहां पर BV है वहां पे √3 टाइम्स ऑफ BH हम लोग लिख सकते हैं बाय BH। ये दोनों रिप्लेस कर जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 और tan कितना डिग्री इज इक्वल टू √3, तो tan आपका हो जाएगा
tan आपका होगा 60 डिग्री, देन tan यहाँ पे हम लोग लेंगे 60 डिग्री, tan रिप्लेस कर जाएगा, देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी द राइट आंसर इज सी। 31 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। इसको अच्छे तरीके से समझिए, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 बोला है लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए लेंज लॉ हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस्ड पे काम करता है, इसीलिए 32 का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा। 33 नंबर पे हम लोग जाते हैं। अब 33 नंबर बोला है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅dt। अब क्वेश्चन क्या बोला उसको पढ़िए। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो कर रहा है। बी नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बी नंबर हो सकता है। सी नंबर क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। डी नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ, इनवर्सली तो होगा ही नहीं, सी और डी इनवर्सली तो होगा ही नहीं। ए नंबर बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए ये कैसा काम करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसीलिए ए नंबर भी कटा। आपका बचा कितना, बी नंबर। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या बोला है, SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बच्चों ध्यान से देखिए, चाहे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो, दोनों का यूनिट होगा हेनरी, H, यानी ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का 35, ध्यान से देखिए। 35 क्या बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू विल बी। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको अच्छे से देखिए, कंटिन्यू बोलना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35 बोला है कि सरफेस के साथ ये पैरेलल है, वही ना बोला, हाँ मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के साथ पैरेलल है, और सरफेस का सिचुएशन जैसा होगा एरिया वेक्टर हमेशा उसका परपेंडिकुलर होता है। तो फिर क्वेश्चन बोला क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, ये फाई कितना होगा। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो दोनों आपस में कैसा है, 90 डिग्री है, यानी कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 0। तो फ्लक्स यहां पे जो भी होगा, यानी फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा, और मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल यहां पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, इसीलिए BA cos 90, और cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, इसीलिए पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। यानी 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों सेट नंबर 1 की तरह सेट नंबर 2 भी आपको YouTube के माध्यम से, इजी स्टडी चैनल के माध्यम से मिल रहा है। आप इसको देखें, अगर कोई भी डाउट होता हो, कोई भी कंफ्यूजन होता हो, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। आपको सेट नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देखें, और अपने सारे ग्रुप्स में इसको शेयर करें। सारे ग्रुप्स मतलब 12th का ही ग्रुप्स में शेयर करें, 11th वाले को तो कोई फायदा है नहीं इसमें। इसीलिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा इसको देखें। अगर कोई दिक्कत हो, कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए थैंक यू। और आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ये जो भी काम है बच्चों आप ही लोग के लिए है, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में सही आंसर को टिक मार के आएंगे। क्योंकि जब तक आपको सही आंसर पता ना चलेगा, आप कैसे उस पर श्योर होंगे, मार्क्स कैसे आपका उठेगा। तो आप ही लोग के भलाई के लिए, आप ही लोग के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। इसीलिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।